लिखो, हेडिंग लिखो, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ठीक है, बोर्ड पर देखो, थोड़ा पहले समझते हैं। मैं दो सीक्वेंस लिख रहा हूं, आपको नेक्स्ट टर्म बताना है मेरे को। हाँ, 2 4 6 8 10 डैश 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 12 14 16। वेरी गुड। 2 4 8 16 32 डैश डैश डैश, बोलो 64 128 और 256। कोई परेशानी? समझ आ रहा है अच्छे से? अब देखो, इसमें आगे बढ़ने के लिए रूल क्या था बताओ मेरे को। फर्स्ट वाले में +2, ठीक है ना। और इसमें आगे बढ़ने के लिए रूल क्या था? अब देखो, किसी बच्चे को लग सकता है कि सर यहाँ पे भी तो +2 किया होगा आपने, और किसी को लग सकता है कि सर *2 किया होगा, लेकिन वो डाउट उस बच्चे का इसमें जाते जाते ठीक हो जाएगा। अगर कोई +2 से सोच रहा था यहाँ पर, तो फिर 6 आना चाहिए था। तो ये रूल नहीं फॉलो हो रहा है इसमें। इसमें क्या रूल फॉलो हो रहा है बताओ? *2, और *2 कर करके आगे बढ़ रहे हैं। तो जो भी कोई कलेक्शन ऑफ नंबर या सीक्वेंस ऑफ नंबर जनरेट होता है ऐसे ऐड कर करके, उसको हम लोग कहते हैं एपी। क्या कहते हैं बताओ? एपी। 2 मिनट रुको, कभी कभी बेचारा ये भी परेशान हो जाता है। ओके, लो, इसको क्या कहते हैं बताओ? एपी। और नीचे वाले को क्या कहते हैं बताओ? नीचे वाले को हम कहते हैं जीपी। ठीक है, तो जीपी इज अ कलेक्शन ऑफ नंबर जनरेटेड बाय, स्टार्टिंग पॉइंट कुछ एक रहेगा, और वहां के बाद में आगे बढ़ने के लिए बार बार बैक टू बैक आप क्या करो, एक कुछ चोजन नंबर से मल्टीप्लाई करते जाओ। एपी में हम क्या करते जाते हैं? ऐड करते जाते हैं। जीपी में हम क्या करते जाते हैं? मल्टीप्लाई करते जाते हैं। तो जो निकलता है उसको क्या बोल देते हैं? जीपी। थोड़ा सा और अगर ऐसे ही इधर उधर का बात करूं मैं आप लोगों के साथ में, मान लो कि एपी के फर्स्ट टर्म को ए बोला जाता है, कॉमन डिफरेंस को डी बोला जाता है, फिर इस सिचुएशन में एपी का चेहरा देखने में कैसा होता है बताओ मेरे को? बोलो जल्दी जल्दी बोलो। ए प्लस डी, फिर ए प्लस 2d, फिर ए प्लस 3d एंड सो। ठीक है ना। और आगे बढ़ने का तरीका क्या है? प्लस डी कर, ठीक है। और इस डी का नाम क्या होता है? कॉमन डिफरेंस। फाइन। जीबी में क्या होता है कि फर्स्ट टर्म को हम अभी भी ए बोलेंगे, और जिस चीज को रिपीटेडली आप बार बार मल्टीप्लाई करोगे ना, उसको हम बोलेंगे आर, और इसका नाम होता है कॉमन रेशियो। क्या नाम होता है बताओ? कॉमन रेशियो। क्लियर है कि कंफ्यूजन है इसमें? क्लियर है। स्टार्ट आप करेंगे ए से, आगे बढ़ने के लिए आप क्या करेंगे कि ए में आर का करेंगे मल्टीप्लाई, तो अगला टर्म कैसा दिखेगा? फिर से आप करेंगे आर का मल्टीप्लाई, अगला टर्म कैसा दिखेगा? ए आर स्क्वायर। फिर से आप करेंगे आर का मल्टीप्लाई, तो कैसा दिखेगा बताओ? ए आर क्यूब, एंड सो ऑन। ये कहानी चलता जाएगा। देखो क्लियर है कि नहीं क्लियर? ठीक है, एंड दिस विल गो ऑन। अब इसमें भी मैं जनरल टर्म का भी बात कर ही लेता हूं आपके साथ में, फिर लिखाना स्टार्ट करूंगा। ये टेक्निकली कौन सा टर्म है बताओ तो? पहला वाला, फर्स्ट, ये वाला, फिर ये वाला, फिर ये वाला। इज दैट ओके? फोर्थ टर्म में व्हाट कैन वी सी इसकी आर का पावर कितना आ रहा है? 3। थर्ड टर्म में आर का पावर कितना आ रहा है? 2। सेकेंड टर्म में आर का पावर कितना आ रहा है? 1। और फर्स्ट टर्म में आर है ही नहीं, तो आर का पावर कितना मान के चलेंगे? 6। आया बात समझ? तो इस लॉजिक से मैं अगर कहूं कि एनवे पोजीशन पर कोई एक टर्म आ रहा है, इसमें आर का पावर कितना आना चाहिए? ए तो ए ही रहेगा, आर का पावर कितना आ जाएगा? n-1। तो दिस इज जनरल टर्म ऑफ अ जीपी। ठीक है, तो हमको 3 चीज पता चला। पहला चीज ये पता चला कि एपी ऐड करके होता है, जीपी मल्टीप्लाई करके होता है। एपी में हम लेते हैं ए और डी, जीपी में हम लेते हैं ए और आर। ए को बोलते हैं फर्स्ट टर्म, आर को बोलते हैं कॉमन रेशियो। आर को क्या बोलते हैं? कॉमन रेशियो। एपी को इन जनरल देखने में कैसा दिखता है? ये कैसा लिखते हैं हम लोग? ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d एंड सो ऑन। जीपी जनरली कैसा दिखता है? ए आर स्क्वायर, ए आर क्यूब एंड सो ऑन। एपी का जनरल टर्म का फॉर्मूला क्या था? ए प्लस n-1 इनसाइड ब्रैकेट इंटू डी। ठीक है, जीपी का जनरल फॉर्मूला कैसा होगा? ए इंटू आर टू द पावर n-1। ये n-1 सिर्फ आर पे लगा हुआ है, ए पे नहीं लगा हुआ है। इज दैट ओके? क्लियर? चलो थोड़ा सा लिख लेते हैं। लिखो, पहले लिखूं, अच्छा डेफिनेशन वगैरह नहीं देता हूं, जो काम का बात है बस उतना ही लिखा देता हूं। पहला लिखूं, लेट फर्स्ट टर्म is equals to a, comma common ratio is equals to r, comma common ratio is equals to r, then
देन जीपी इज इक्वल्स टू ए कॉमा ए आर स्क्वायर कॉमा ए आर क्यूब कॉमा डॉट डॉट डॉट। ठीक है, नीचे लिखो हाइलाइट्स ऑफ जीपी, हाइलाइट्स ऑफ जीपी। पहला पॉइंट लिखो Tn is equals to AR to the power n minus 1. Tn is equals to AR to the power n minus 1. ठीक है, इसको बॉक्स कर दो। Tn is equals to AR to the power n minus 1. ठीक है, 2 मिनट मेरे तरफ देखो। एपी में मैंने लास्ट क्लास आप लोगों के साथ में ये डिस्कस किया था कि एपी के अंदर में कुछ भी ऐड करो अगर सारे नंबर में तो नया कलेक्शन भी एपी होगा, कुछ सब्ट्रैक्ट करो सारे नंबर्स में से तो नया कलेक्शन एपी होगा, मल्टीप्लाई करो नया कलेक्शन एपी होगा, डिवाइड करो तो भी नया कलेक्शन एपी होगा। जीबी में ऐसा कुछ नहीं हो। ठीक है, जीबी में खाली क्या है कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन के टाइम पर कुछ जनरेट नहीं होता, लेकिन जीबी में भी यू विल फाइंड कि मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के टाइम पर जीपी ही रहता है, बस उसका जो टर्म्स है वो चेंज हो जाता है। ठीक है, तो इस बात को लिखो। नेक्स्ट पॉइंट, इफ वी ऐड और सब्ट्रैक्ट any number from all the terms of a given GP, if we add or subtract any number from all the terms of a given GP, then the new collection of numbers will not be in GP, then the new collection of numbers will not be in GP। ठीक है, आगे लिखो if we, ये नया पॉइंट है, हाँ, if we multiply or divide all the terms of a GP by any number, then the new collection of numbers formed by doing so, will be called as या will be GP, called as नहीं, will be GP। अच्छा, एपी में आप लोगों को वो याद है कि अगर पर्टिकुलर 3 टर्म लेना था तो कैसे लेते थे, कैसे a माइनस डी, ए और a प्लस डी। जीपी में होगा a बाई आर, ए और ए आर। लिखो 3 terms in GP should be taken as a by r, a और a into r, a by r, a and a into r। 4 terms in GP should be taken as a by r, a और a r। देखो एपी के टाइम पर क्या होता है कि 3 नंबर्स आपको ऐसा चूज करना चाहिए कि सम निकालने पे ना वो सारा डीवी कट जाए और आराम से आंसर आ जाए। जीबी के टाइम पर सिंस आप जो भी करोगे ना सारा प्रोडक्ट में करोगे, तो इसीलिए ऐसा चॉइस अगर लोगे तो आर कट जाएगा। और अगर नॉर्मल वाला लेते हो कि ए आर स्क्वायर, तो उस टाइम पर ए का क्यूब और आर का क्यूब आएगा, इसलिए प्रॉब्लम होगा आपको। लेकिन अगर ऐसा लेके रखते हो और मल्टीप्लाई कर देते हो तो आर कट जाएगा, तो कैलकुलेशन ईजी हो जाएगा आपके। ठीक है, नेक्स्ट लिखो 4 टर्म्स इन जीपी should be taken as a by r cube, a by r, फिर ar और ar क्यूब, a by r क्यूब, a by r, ar और ar क्यूब। ठीक है, फर्स्ट वाले में ये लिख लो, इसका फर्स्ट टर्म क्या है a by r और कॉमन रेशियो कितना है r। इसका फर्स्ट टर्म क्या है a बाई आर क्यूब। ठीक है, और कॉमन रेशियो क्या है आर स्क्वायर, कॉमन रेशियो इज आर स्क्वायर। ठीक है, ठीक है, डन। मेरे ख्याल में थ्योरी इतना ही है इसका। ठीक है, अब अपन चल सकते हैं क्वेश्चंस पे। बोलो आर स्क्वायर क्यों आया, कैसे आया? देखो इसको फर्स्ट टर्म तो इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि पहले पोजीशन पे ये आ रहा है
और जैसे कॉमन डिफरेंस निकालने का तरीका क्या होता है कि बाद वाला माइनस पहले वाला करते हो, कॉमन रेशियो निकालने का तरीका होता है बाद वाला डिवाइडेड बाय पहले वाला। तो आप किसी भी पेयर को उठा लो, मान लो कि मैं इन दोनों पेयर से समझा देता हूँ, इजी पड़ेगा आपको सोचने में। तो ये वाला बाद वाला है आपका और ये पहले वाला है, दिस डिवाइडेड बाय दैट अगर करोगे तो सोचो क्या है, ऊपर क्या आ जाएगा आपके पास में ए आर क्यूब, नीचे क्या आ जाएगा आपके पास ए आर, काटोगे तो क्या आ जाएगा ए कट गया आर और यहाँ पे क्या आ गया आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर आपका कॉमन रेशियो आएगा। इवन बाकी किसी भी दो का रेशियो लोगे तो आर स्क्वायर ही निकल के आएगा। ठीक है, क्लियर मेरे ख्याल में। चलो अब क्वेश्चंस देखते हैं फटाफट। पहला क्वेश्चन देखो, फाइंड द 20th टर्म एंड द nth टर्म ऑफ द सीक्वेंस दिस। ठीक है, तो सबसे पहले ये बताओ मेरे को क्या होगा यहाँ पे 5/2। नेक्स्ट आपको कोशिश करना चाहिए निकालने का r, और r का तरीका वही होगा बाद वाला डिवाइडेड बाय पहले वाला। तो किसको किससे डिवाइड करें बताओ, 5/4 डिवाइडेड बाय 5/2 कर लेते, तो 5 से ऐसे ही गया, 2 और 4 गया, तो कितना बचेगा बताओ हाफ, तो r आपका हाफ आ गया। ठीक है ना, फिर आपको क्या चाहिए बताओ 20वां टर्म, तो 20वां टर्म का फॉर्मूला क्या होगा T20 इज इक्वल्स टू AR19, मत बोलो बेटा AR पावर 19। हाँ, तो A के जगह पर क्या रखोगे 5/2, वेरी गुड, और R के जगह पर 1/2 होल टू द पावर 19। अब ये क्या हो जाएगा बताओ 5/2 इंटू 1/2 टू द पावर 19, ओवरऑल इट विल बी 5 डिवाइडेड बाय 2 टू द पावर 20। ठीक है, आया समझ। अच्छा, इसमें बहुत सारा ऐसा एक्सप्रेशन होगा कि हम पावर को पावर में छोड़ देंगे, क्योंकि कैलकुलेट करने बैठे हो तो दिमाग खराब हो जाएगा। 2/20 का वैल्यू कैसे निकालेंगे हम लोग, टाइम लगेगा उसमें बहुत ज्यादा, तो इसमें हम यूं ही छोड़ देंगे, इसको कुछ करना नहीं। ठीक है, क्लियर मेरे ख्याल में। 5-6 पावर तक आप कैलकुलेट कर लेना, उसके ऊपर कुछ अगर आ रहा है 7, 8, 9, 10 उस टाइप तो इग्नोर कर दो। हाँ, एग्जाम में भी छोड़ सकते क्वेश्चन। चले आगे, अगला क्वेश्चन, विच टर्म ऑफ द सीक्वेंस इज 729। अच्छा सॉरी, एन टर्म में चाहिए, एन टर्म क्या हो जाएगा Tn इज इक्वल्स टू ए आर टू द पावर n-1। तो a के जगह पर कितना 5/2, r के जगह पर फिर से हाफ टू द पावर n-1, दिस इज इक्वल्स टू 5/2 इंटू 1/2 टू द पावर n-1। ये दोनों मल्टीप्लाई करके पावर ऐड हो जाएगा, तो इट विल बी 5 बाई कितना 2 पावर n मेरे ख्याल में। ये कैलकुलेशन एक्सप्लेन करूं कि समझ में आ गया, पावर ऐड हो जाएगा इसका, तो इट विल बी 2 पावर n। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, विच टर्म ऑफ द सीक्वेंस दिस इज 729। तो वंस अगेन आपको पहले 8 देख, हाँ बोलो 2 टू द पावर n कैसे आया, देखो मैं कैलकुलेशन यहां दिखा देता हूं। इट वाज 5/2 इंटू 1/2 टू द पावर n-1, तो ये दोनों मल्टीप्लाई होगा, नीचे वाला चीज ऊपर 5, नीचे ये हो जाएगा 2, यहाँ पे पावर कितना है 1 प्लस n-1। ठीक है, तो ये कट गया, दिस इज इक्वल्स टू 5/2 टू द पावर n। चलेगा। अच्छा, अब चलता हूं अगले क्वेश्चन पे, देखो ध्यान से। ये सीक्वेंस है और हमको पूछ रहा है कि इस सीक्वेंस में 729 जो है वो कौन से पोजीशन पे आएगा। ठीक है, डाउट है क्या, हो गया ओके, कोई डाउट है आप लोग पूछ लो, मेरे से पूछ लो, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, इसमें देखो विच टर्म ऑफ दिस सीक्वेंस इज 729, मतलब क्या पूछ रहा है मेरे से, टर्म का वैल्यू कि टर्म का नंबर, नंबर पूछ रहा है। तो सबसे पहले तो आप वापस से जज करो कि इसमें a क्या होगा, आई थिंक √3, r क्या होगा बताओ, सेकेंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म, 3 डिवाइडेड बाय √3 काटोगे तो कितना आएगा, सो r का वैल्यू भी कितना आ गया √3। अब हम मान लेते हैं कि लेट Tn इज इक्वल्स टू कितना 729, वेरी गुड। Tn का फॉर्मूला बताओगे, a r टू द पावर n-1 इक्वल्स टू 729। किस्मत से a का वैल्यू भी √3 है और r का वैल्यू भी कितना है √3, तो क्या हो जाएगा बताओ, √3 इंटू √3 टू द पावर n-1 इक्वल्स टू 729। अच्छा, 729 को 3 के पावर में अगर एक्सप्रेस करोगे तो कितना आएगा 6। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3 पावर 6। अब ध्यान से देखना, दोनों का बेस सेम है, तो क्या मैं पावर ऐड कर लूं, पक्का कोई इशू नहीं इसमें, और पावर ऐड करके कितना हो जाएगा बताओ, √3 टू द पावर n। यहां तक सब लोग कंफर्टेबल हो गया, पक्का श्योर। अच्छा, ये रूट का क्या कर सकते हैं बताओ, 3 टू द पावर हाफ पावर n इज इक्वल्स टू 3 टू द पावर 6, इज दैट ओके, चलेगा। रूट का मतलब 3 पावर हाफ,
फिर इन लोग दोनों का मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा, ठीक है, तो क्या हो जाएगा बताओ, n/2। सो दिस एम्प्लाइज 3 टू द पावर n/2 इज इक्वल टू कितना, 3 टू द पावर 6। सो यहां से कह सकते हैं कि n/2 इक्वल टू 6 और n इक्वल टू कितना हो जाएगा, 12। देखो हाफ इंटू n, n/2, n-1 इसके पावर में भी 1 था, a r पावर n-1, तो a is also √3 and r is also √3। सो √3 into √3 टू द पावर n-1, तो अल्टीमेटली एक स्टेप में और बढ़ा देता हूं अगर कंफ्यूजन आ रहा है तो, √3 टू द पावर 1 प्लस n-1 इक्वल टू 3 पावर 6, तो 1 1 कट जाएगा, बोलो। अभी चल रहे हैं अपन ये वाले क्वेश्चन पे, विच टर्म ऑफ द सीक्वेंस इज 512/729। सिमिलर क्वेश्चन लग रहा है मेरे को, आ जाओ तो करते हैं। ए कितना है बताओ जल्दी से, 18। आर कितना है बताओ जल्दी से, -12 डिवाइडेड बाई 18, किससे काट लूं, 6 से, तो -2/3। तो ए आ गया अपना 18, आर आ गया अपना -2/3। इज दैट ओके? और मेरे को इसका पूछा है विच टर्म, मतलब क्या पूछा है, टर्म नंबर पूछा है। तो मैं कैसे बिगिन करूंगा बताओ, कि लेट Tn इज इक्वल्स टू क्या, 512 डिवाइडेड बाई 729, चलेगा? चलूं आगे। अब क्या होगा बताओ, Tn का फॉर्मूला क्या खोल सकते हो, a r टू द पावर n-1, और यहां पर है आपका 512/729। अब देखो इसको भी मेरे ख्याल में, मुझे ऐसा लग रहा है कि 512 को हम लिख सकते हैं 2 पावर 6 और 729 को हम लिख सकते हैं 3 पावर 6, ठीक है। ए का आंसर मेरे को दिया हुआ है 18, ठीक है, और आर का आंसर क्या दिया हुआ बताऊं, -2/3। तो ये हो जाएगा -2/3 होल टू द पावर n-1, चलेगा यहां तक। और राइट साइड को मैं एक बार ऐसे रहने देता हूं, 2 पावर 6/3 पावर 6। कंफर्टेबल सब लोग यहां तक? हाँ आ जाएगा, आ जाएगा। अभी मेरे को भी काटना ही पड़ेगा, मैं इसको रख तो नहीं पाऊंगा, ठीक है। क्लियर है यहां तक सारा, काट सकते हो, वैसे कोई दिक्कत नहीं। अब देखो अगले स्टेप में क्या करूंगा मैं, इस तरफ है मेरे पास में -2/3 होल टू द पावर n-1, और उस तरफ है 2 के पावर में 6/3 के पावर में 6 इंटू 18 को क्या लिख सकते हैं, 2 और 3 के पावर में। ये चलो ऐसा करते हैं, देखो 18 को पहले 2 से काटो, तो ये क्या हो जाएगा 2 पावर 5, ठीक है, और ये कट के कितना हो जाएगा 9, क्लियर मेरे ख्याल में। और ये कितना हो गया बताओ, 3 का स्क्वायर, ठीक है। सो दिस एम्प्लाइज, वैसे ये 18 और तो नहीं कटेगा ना उससे, ओके, -2/3 होल टू द पावर n-1 इज इक्वल्स टू 2 टू द पावर 5 डिवाइडेड बाई 3 टू द पावर 8 हो जाएगा, ऐसे आएगा। एक्चुअली यहाँ पर 512 का जो वैल्यू है ये 2 पावर 6 नहीं होगा, मैंने इसको 256 सोच लिया फॉर सम रीजन। कितना आ जाएगा यहाँ पर, 2 टू द पावर 9 ना, पर 9 रहने से ये 9, अगले स्टेप में ये वाला फिर से रहेगा हमारा, मतलब पहले तो 9 रहेगा और फिर कट के एक बार ये हो जाएगा 2 पावर 8, और यहां से 9 फिर ये भी 2 पावर 8, अब मैच हो जाएगा, ठीक है। क्लियर मेरे ख्याल में। अब आप देखो -2/3 होल टू द पावर n-1, और ये कितना हो जाएगा बताओ, 2/3 होल टू द पावर 8। अब एक सेकंड बस बोर्ड पर देख लो, वैसे तो नहीं करने से भी फर्क नहीं पड़ता, आप सीधा यहीं से बोल सकते हो कि n-1 इक्वल्स टू 8, लेकिन इस साइड यू कैन सी कि -2/3 का स्ट्रक्चर है और उस साइड 2/3 है, लेकिन पावर अगर 8 है तो मैं 2/3 के पावर में 8 सोचूं या -2/3 के पावर में 8 सोचूं, क्या फर्क पड़ेगा। इवन पावर में तो माइनस साइन का कोई वैल्यू होता नहीं है, आया बात समझ। 2 पावर 4 का आंसर बोलो 16, और -2 पावर 4 का आंसर बोलो सेम रहेगा 16, लेकिन यही कोई ऑड पावर रहेगा ना तो फर्क पड़ेगा। 2 क्यूब का वैल्यू 8, लेकिन -2 क्यूब का वैल्यू कितना हो जाएगा, -8, आया बात समझ। तो जब भी इवन पावर से डील कर रहे हो तो नीचे के बेस पर आप पॉजिटिव लो चाहे नेगेटिव लो, बात एक ही, लेकिन ऑड पावर से जब भी डील कर रहे हो तो थोड़ा बात अलग है। तो यहाँ हम इवन पावर से डील कर रहे हैं कि ऑड पावर से, इवन पावर से, तो बेस को एग्जैक्टली मैच कराने के लिए मैं इसको चेंज कर दूँ, ठीक है। एंड अगले स्टेप में बिफोर कंपैरिजन वी कैन चेंज इट टू
-2/3 होल टू द पावर कितना n-1 इज इक्वल्स टू -2/3 होल टू द पावर कितना 8। हाँ, अब डायरेक्टली लिख सकते हैं और फिर यहां से हम पावर कंपैरिजन से कह सकते हैं, देखो क्या, दिस एम्प्लाइज n-1 इज इक्वल्स टू 8, सो n इज इक्वल्स टू कितना 9। ये आंसर डन। अगला क्वेश्चन देखो, फाइंड द फिफ्थ टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ द सीक्वेंस दिस। ठीक है, एग्जैक्टली सेम लॉजिक जो हम लास्ट क्लास एपी के लिए डिस्कस कर रहे थे। अगर सीधा सीधा देखोगे आप और कोई कलेक्शन ऑफ नंबर एपी है, उसको पूरा उल्टा करके लिखने से भी जो कलेक्शन बनेगा वो भी क्या होगा, एपी, जिसको हम क्या बोल सकते हैं, रिवर्स एपी। क्या बोल सकते हैं जिसको, रिवर्स एपी। एपी में और रिवर्स एपी में क्या फर्क होता है, ये थोड़ा समझने का ट्राई करना कि ओरिजिनल एपी का फर्स्ट टर्म, रिवर्स एपी का लास्ट टर्म, ओरिजिनल एपी का लास्ट टर्म, रिवर्स एपी का फर्स्ट टर्म। ओरिजिनल एपी का कॉमन डिफरेंस अगर डी है तो रिवर्स एपी का -d हो जाए, एक माइनस साइन का फर्क आ जाता है। ओरिजिनल वाले का कॉमन डिफरेंस 5 तो रिवर्स वाले का -5, ओरिजिनल वाले का कॉमन डिफरेंस मान लो कि -7 तो रिवर्स वाले का 7। ठीक है, जीपी में क्या होता है कि जैसे ही आप जीपी को रिवर्स करोगे तो लास्ट टर्म फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म, और कॉमन रेशियो ना इस बार रेसिप्रोकल में चेंज हो जाएगा, नेगेटिव में नहीं होगा, किसमें चेंज हो जाएगा, रेसिप्रोकल में। तो पहले आप इस जीपी को देखो, इस जीपी में फर्स्ट टर्म क्या है 2 और सेकंड टर्म क्या है 6, तो 2 से 6 जाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई किया तो कॉमन रेशियो कितना हो गया आपका 3। रिवर्स जीपी का कॉमन रेशियो कितना हो जाएगा 1/3, कितना हो जाएगा 1/3। लिखो रिवर्स जीपी इज, ये हो जाएगा मेरे ख्याल में 39366, कॉमा इसको 3 से डिवाइड करो, कितना आएगा 13122 डॉट 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 1862। ठीक है, और मेरे को पीछे से पांचवा टर्म चाहिए तो मैं क्या कर सकता हूं, T5 इज इक्वल्स टू क्या, a r टू द पावर 4। a में क्या यूज करूंगा 39366, r में क्या यूज करूंगा, ओरिजिनल वाले का 3 था तो इसका हो जाएगा 1/3, तो 1/3 टू द पावर कितना 4। ठीक है, अब इसका सिंप्लीफिकेशन आप लोग कर लेना। ठीक है, आंसर इसका आना चाहिए 486 कटने के बाद, 486। ठीक है, चलो देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखो पढ़ो इसको, द थर्ड टर्म ऑफ अ जीपी इज 12, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ इट्स फर्स्ट 5 टर्म्स। वेरी सिंपल क्वेश्चन। थर्ड टर्म ऑफ अ जीपी इज 12 का मीनिंग क्या सोचोगे आप बताओ, T3 इज इक्वल्स टू 12, फॉर्मूला क्या हो जाएगा AR² इक्वल्स टू हाउ मच 12। लेट अस मार्क दिस इंफॉर्मेशन इज इक्वेशन नंबर 1। फिर आपको 5 टर्म का प्रोडक्ट चाहिए, ठीक है ना। कैन यू गेस कि वो 5 टर्म क्या होगा, या यहां देखो T1 इंटू T2 इंटू T3 इंटू T4 इंटू T5। अब आप बताओ जो बोल रहे थे, A इंटू AR इंटू AR² इंटू AR³ इंटू AR टू द पावर 4। 5 टर्म पे रुक जाएंगे। अब ध्यान से देखो कि एक्सपोनेंट के प्रॉपर्टी से बेस जब जब सेम रहेगा तब तक पावर क्या हो जाएगा, ऐड, तब तक पावर क्या हो जाएगा, ऐड। तो इसमें क्या हो जाएगा कि 1 2 3 4 5, तो ए का पावर कितना आ जाएगा 5, और आर का चेक करोगे तो 1 + 2 3, 3 + 3 6, 6 + 4 10, आर का पावर कितना आ जाएगा 10। अगले पेज पे ले लेता हूं मैं। इस चीज को आप ऐसे लिख सकते हो, मतलब आपको मिला था a पावर 5 इंटू आर पावर 10, यू कैन टेक पावर 5 कॉमन, सो यू विल बी लेफ्ट विथ AR² होल टू द पावर हाउ मच 5। आई होप समझ में आ रहा है। AR² का वैल्यू कितना रखा था 12। ठीक है, मतलब जो प्रोडक्ट मेरे को चाहिए था पूरा सिंप्लीफाई करके वो बना a पावर 5 इंटू आर पावर 10। ठीक है, और इसमें से 5 पावर को मैं फर्दर और कॉमन ले सकता हूं। ठीक है, और AR² का वैल्यू मेरे को क्या मिल रखा था 12, तो उसके जगह पर मैं बिठा दूंगा और मेरा आंसर हो जाएगा 12 टू द पावर 5। डन। ठीक है, कर लो, कॉपी कर लो, हाँ लिख लो। अच्छा देखो अगला क्वेश्चन देखो, इफ द थर्ड सिक्स्थ एंड लास्ट टर्म ऑफ अ जीपी आर इतना इतना इतना, फाइंड द फर्स्ट टर्म एंड द नंबर ऑफ टर्म्स इन द जीपी। ठीक है, तो लास्ट वाला 072 नहीं होना चाहिए, वो होना चाहिए 3072।
307। ठीक है, एक बार क्वेश्चन को पढ़ लो, अच्छा क्वेश्चन है ये, टफ नहीं है, बट नए टाइप का मैनिपुलेशन आपको समझाएगा ये कि कैसे कैसे काम कर सकते हैं हम। सब लोग रेडी हो तो बताओ, फिर सॉल्व करें। ठीक है, एक बार कुछ भी लिखना विखना मत, आप लोग देखते जाओ अच्छे से। थर्ड टर्म क्या है आपका 6, सिक्स्थ टर्म क्या है आपका 48 और लास्ट टर्म क्या है आपका 3072। तो मैं ऐसा कह सकता हूं शायद कि T3 is equals to 6, T6 is equals to 48 as per given in the question, and Tn stands for what 307। is that all right? पक्का? T3 को किससे रिप्लेस कर सकते हो? उसका वैल्यू कितना आ रखा है? S को AR पावर 5 वैल्यू कितना आ रखा है 48 और S को AR पावर n -1 तो वैल्यू कितना आ रखा है 307। मेरे को क्या क्या चाहिए? मेरे को चाहिए फर्स्ट टर्म यानी कि A चाहिए मुझे, ठीक है, और क्या चाहिए मेरे को नंबर ऑफ टर्म्स यानी कि मेरे को क्या चाहिए n चाहिए। मेरे को A चाहिए और मेरे को n चाहिए, और ऑब्वियसली इन द प्रोसेस मेरे को R भी निकालना ही पड़ेगा, मैं छोड़ नहीं सकता। ठीक है, अच्छा यही टाइप का सिचुएशन यदि AP से जुड़ा हुआ होता तो मेरे पास में एक इक्वेशन यहां होता, एक इक्वेशन यहां होता, एक इक्वेशन यहां होता, पर आगे बढ़ने के लिए आई वुड हैव प्रेफर्ड सब्ट्रैक्शन। क्या प्रेफर करता मैं बताऊं? सब्ट्रैक्शन। लेकिन जीपी में टू बी ऑनेस्ट सब्ट्रैक्शन इज नेवर गोइंग टू हेल्प। सब्ट्रैक्शन हम क्यों करते हैं एपी में? ताकि एक इक्वेशन ए और डी में है, दूसरा इक्वेशन भी ए और डी में है, सब्ट्रैक्शन करने के बाद में ए या डी में से कोई एक आदमी कैंसिल हो जाना चाहिए, फिर दूसरा आदमी का आंसर आ जाएगा मेरे पास। लेकिन अगर जीपी में आप देखोगे तो सब्ट्रैक्शन आपको कभी हेल्प नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि माइनस करने से तो कुछ कैंसिल हो ही नहीं रहा है। तो जीपी के क्वेश्चंस में आपको सब्ट्रैक्शन की जगह सोचना पड़ेगा डिवीजन। क्या सोचोगे बताओ? डिवीजन। क्योंकि डिवीजन जब आप करोगे ना तो मानो कि दिस डिवाइडेड बाय दिस करा आपने, तो ऊपर नीचे होने की वजह से ए तो कट जाएगा आपका, आर आर का भी कुछ पावर्स कट जाएगा, और जो बचा हुआ इक्वेशन होगा दैट विल बी अ सोल इक्वेशन इन आर, एंड सॉल्व करने पे आपको आर का वैल्यू मिल जाएगा। समझे मैं क्या कह रहा हूं? सब्ट्रैक्शन हेल्प नहीं करेगा आपको, डिवीजन हेल्प करेगा आपको। अब आओ मैं करके दिखाता हूं। हाँ, आप लोग अच्छे से देखो, कुछ परेशानी हो तो मुझे बताना। ये 1, ये 2 और ये वाला मैं 3 मार्क कर लेता हूं। अब देखो, सबसे पहले मैं करूंगा 2 डिवाइडेड बाई 1, इसी पेज पे कर लेता हूं ताकि सब कुछ समझ में आ जाए। तो 2 में क्या है आपके पास AR टू द पावर 5, 1 में क्या है आपके पास में AR का स्क्वायर, और राइट हैंड साइड में क्या हो जाएगा 48 डिवाइडेड बाई 6। आई होप समझ में आ रहा होगा। क्या कटेगा बताओ मेरे को? A गया, फिर R स्क्वायर और R पावर 5 में से क्या बच जाएगा? R का क्यूब बचेगा। वेरी गुड। 6 और 48 में से 8 आया समझ। अब यहां से मैं कह सकता हूं कि अच्छा R क्यूब का आंसर आया मेरे 8, तो यहां से R का आंसर कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 2, क्योंकि 8 का मतलब क्या सोच सकते हो 2 का क्यूब। ठीक है, अब जब एक बार आपके पास में R आ गया तो फिर आप फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन, थर्ड इक्वेशन व्हिचएवर यू लाइक आप उसको यूज कर लो, A निकाल लो। तो मैं सोच रहा हूं कि 1 वाले थोड़ा सिंपल लग रहा है मेरे को, तो 1 वाले में अपन क्या कर सकते हैं, देखो कि 1 इंप्लाइज यह है AR स्क्वायर, राइट? तो A इंटू 2 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या 6। सो यहां से A इज इक्वल्स टू 6 डिवाइडेड बाई कितना 4, और काटोगे तो कितना हो जाएगा 3/2। सो A इक्वल्स टू कितना आ गया 3/2। लेकिन मेरे को तो क्या चाहिए था, नंबर ऑफ टर्म्स n भी चाहिए था। अब जब मेरे पास में A और R दोनों आ गया, देन आई विल फोकस ऑन दिस इक्वेशन। ठीक है, और थर्ड वाले में अब मैं आया हुआ A और R का वैल्यू रिप्लेस कर दूंगा। तो थर्ड इक्वेशन इंप्लाइज, ध्यान से सोचना आप, A के जगह पर क्या यूज करेंगे बताओ 3/2, R के जगह पर क्या यूज करेंगे 2 टू द पावर n-1 इज इक्वल्स टू 3072। ठीक है, अच्छा 3 से ये कटेगा शायद 1024। वेरी गुड, और 2 को वहां भेज देंगे। अभी 2 टू द पावर n-1 इक्वल्स टू 1024 इंटू 2। ये चीज जो है ये मुझे पता है कि 2 टू द पावर 10 होता है। ठीक है, और इंटू 2 है मेरे पास एक, और यहाँ है 2 पावर n-1। सो 2 पावर n-1 इज इक्वल्स टू कितना, एक सेकेंड, 2 पावर n-1 इज इक्वल्स टू, ये मिला के कितना हो जाएगा 2 पावर 11। सो n-1 इक्वल्स टू कितना हो गया 11, n इक्वल्स टू कितना हो गया 12। ये मेरा आंसर। ठीक है, तो
तो इसमें टू बी ऑनेस्ट देखो टफ कुछ भी नहीं था, लेकिन आपको ये जो थॉट है ये आज के अंदर दिमाग में रखना है कि जीपी के सवालों में सब्ट्रैक्शन कभी हेल्प नहीं करेगा, क्या हेल्प करेगा मेरे को? डिवीजन। और डिवीजन करते जाओ पेयर वाइज, मस्त आपका आंसर आता रहे। चलो आगे, अगला क्वेश्चन देखो। अच्छा लिखना है, लिख लो इसके पहले वाला। आओ इसको फटाफट करते हैं। द फर्स्ट टर्म ऑफ अ जीपी विथ रियल टर्म्स इज 1, मतलब ए का वैल्यू मेरे को 1 बोला हुआ। रियल टर्म्स मतलब कुछ नहीं, एक्चुअली में क्या है कि एक और चैप्टर होता है कॉम्प्लेक्स नंबर बोल के, जिसमें नंबर जो है वो इमेजिनरी भी होने लगता है। तो रियल टर्म्स मतलब रियल नंबर्स ओनली, ठीक है। इफ द सम ऑफ इट्स थर्ड एंड फिफ्थ टर्म इज 90, फाइंड द कॉमन रेशियो, नहीं होना चाहिए था, रेशियो ऑफ द जीपी बोल रहा, ठीक है। करूं, स्टार्ट करूं? इट इज रियली सिंपल क्वेश्चन। क्लास 10 का क्वाड्रेटिक इक्वेशन का थोड़ा सा यूज आएगा इसमें, ठीक है। 2 मिनट मेरे को करते हुए देखो आप लोग। हाँ, ए का वैल्यू क्या दे रखा है बताओ? 1। और सब लोग ना कन्वर्सेशन से पार्टिसिपेट करने का ट्राई करो, मुझे बताओ आंसर ऑरली आपको क्या समझ में आ रहा है। इस लाइन का क्या मतलब है बताओ मेरे को? थर्ड एंड फिफ्थ टर्म का सम 90 हो गया, T3 प्लस T5 इज इक्वल्स टू 90। एवरीबडी इज कंफर्टेबल हियर? T3 को तोड़ो, क्या आएगा बताओ? AR स्क्वायर, वेरी गुड। इसका AR पावर 4 इक्वल्स टू 90। ए क्या है हमारे लिए? तो यहाँ ए के जगह पे 1 डाल दोगे तो बेसिकली आपको मिलेगा R स्क्वायर प्लस R पावर 4 इज इक्वल्स टू 90। आया समझ? पक्का? ठीक है, A1 चलेगा ना यहाँ तक? अच्छा, 2 मिनट के लिए बोर्ड पर एकदम अच्छे से देखो। इस इक्वेशन को मैं अगले पेज पे सॉल्व करके दिखाता हूँ आपको। जनरली मैथ्स में एक प्रोटोकॉल रहता है कि लार्जर पावर का जो टर्म्स है उसको आगे लिख लेते हैं, जो स्मॉलर पावर का है उसको पीछे लिख लेते हैं। तो क्या कर दूंगा मैं इसका बताऊं? r के पावर में 4 प्लस R स्क्वायर माइनस 90 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। क्लियर? कितने डिग्री का इक्वेशन है ये? 4 डिग्री का। तो ये तो हम डायरेक्टली सॉल्व कभी करते नहीं है। इसके लिए क्या तरीका हुआ करता था देखो, कि आप R स्क्वायर को एक बार के लिए कुछ लेट कर लो, x मान लो इसको। इस पे दोनों साइड अगर स्क्वायरिंग बोथ साइड करते हो तो R स्क्वायर का फिर से स्क्वायर क्या हो जाएगा? R टू द पावर 4, और x का स्क्वायर क्या हो जाएगा देखने में? x स्क्वायर। चलेगा? अब ये दोनों का दोनों चीज जो है वो आप इसमें रिप्लेस कर दो, इसमें भी और इसमें भी। चलेगा? अब ये इक्वेशन कैसा दिखेगा बताओ? प्लस x माइनस 90 इज इक्वल टू 0। अब अगर मैं मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन का सोचूं तो मेरे को इंटू करने पे 90 चाहिए, सबट्रैक्ट करने पे मेरे को 1 चाहिए, ठीक है। तो वो क्या हो जाएगा? 10 माइनस 9। अब देखो क्या आ जाएगा यहाँ पे? x का स्क्वायर प्लस ब्रैकेट के अंदर में 10 माइनस 9 इंटू एक्स माइनस 90 इज इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज x का स्क्वायर प्लस 10x माइनस x माइनस 90, सॉरी माइनस 9x माइनस 90 इज इक्वल टू 0। x कॉमन, x प्लस 10 माइनस 9 कॉमन, वापस से x प्लस 10 इज इक्वल टू 0। यहां से x प्लस 10 कॉमन इंटू एक्स माइनस 9 इज इक्वल टू 0। सो आइदर x प्लस 10 इक्वल्स टू 0 और x माइनस 9 इज इक्वल्स टू 0। यहां से x का आंसर माइनस 10 और यहां से x का आंसर 9। लेकिन हमको x सॉल्व करना था कि r सॉल्व करना था? r सॉल्व करना था। और x मैंने किसको पकड़ रखा था? r स्क्वायर को। तो यहां से मेरे को मिला r स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस 10। यहां मैं बोलूंगा नॉट पॉसिबल, क्योंकि कोई भी स्क्वायर क्वांटिटी नेगेटिव तो नहीं हो सकता, ठीक है। और यहां से मैं क्या बोलूंगा बताओ? r स्क्वायर इक्वल्स टू 9, सो r इक्वल्स टू, देखो 3 मत बोलना, बोलो प्लस माइनस 3। जब भी आप स्क्वायर शिफ्ट करोगे तो हमेशा प्लस माइनस आना चाहिए, ठीक है। तो यहां से आपके पास में आ जाएगा r इक्वल्स टू प्लस माइनस 3। क्यों आता है? मैं आता हूं, मैं वो चीज भी बता देता हूं। देखो, तो मैं वापस इस क्वेश्चन पे आ जाता हूं। तो r का वैल्यू मेरे क्या क्या आया? प्लस माइनस 3। अब मेरे को ढूंढना क्या था वो देखो, कॉमन रेशियो ढूंढना था। तो आई थिंक डन, यही आंसर है हमारा। कभी कभार ऐसा भी हो सकता है कि आपको कुछ जीपी भी पूछ ले, तो यदि जीपी पूछता आपसे तो r आपका 3 आया, a आपका कितना था? 1 था। तो आपका पहला जीपी क्या हो जाता? 1, फिर 3, फिर 3 स्क्वायर, फिर 3 क्यूब एंड सो ऑन। दूसरा जीपी क्या हो जाता? 1 माइनस 3, फिर माइनस 3 का स्क्वायर, क्योंकि माइनस 3 से मल्टीप्लाई करते रहते दूसरे केस में, एंड सो ऑन। तो वो सब भी टैकल कर लेंगे हम, ठीक है।
अगला क्वेश्चन देखो, इफ द सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म्स ऑफ जीपी इज इतना एंड द फिफ्थ टर्म इज इतना टाइम्स थर्ड टर्म, फाइंड द जीपी। ठीक है, इस क्वेश्चन पे आज हम लोग रुक जाएंगे, आज के लिए लास्ट क्वेश्चन। हाँ, हाउ मतलब आगे करते हैं इसको। इफ द सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म्स ऑफ द जीपी इज -4, तो इसका क्या मतलब है, T1 प्लस T2 इज इक्वल्स टू -4। और बताओ, द फिफ्थ टर्म इज 4 टाइम्स द थर्ड टर्म, इसका क्या मतलब है, एक सेकेंड, 4 टाइम्स द थर्ड टर्म, ओके, तो 4 टाइम्स ऑफ T3 चलेगा। अच्छा, इसका क्या मीनिंग है वैसे ओवरऑल, A प्लस AR, वेरी गुड, इज इक्वल्स टू -4। पर इसका क्या मीनिंग हो जाएगा, AR टू द पावर 4 इज इक्वल्स टू 4 टाइम्स ऑफ AR टू द पावर 2। तो मुझे लगता है कि A तो कट गया यहां से, है ना, और क्या आ गया अपने पास, एक R स्क्वायर भी कट ही जाएगा, क्या आ जाएगा बताओ, R स्क्वायर इक्वल्स टू 4 और R इक्वल्स टू +-2, R इक्वल्स टू +-2। ठीक है, फिर से मिस नहीं करेंगे। और उसके बाद में जैसे R का 2 वैल्यू आया है मेरे पास, तो इसको हम मार्क करके रखेंगे इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, यही कर देता हूं। तो इक्वेशन 1 इंप्लाइज, ए को आप कॉमन ले लो, 1 प्लस R इज इक्वल्स टू अपने पास में है -4। यहां से 2 सिचुएशन होगी। एक सिचुएशन जब आप R का वैल्यू 2 मान के चलोगे तो क्या हो जाएगा, A इंटू 3 इज इक्वल्स टू -4, सो A इक्वल्स टू -4/3। और दूसरा सिचुएशन वो होगा जब आप R को -2 मान के चलो, तो ये हो जाएगा A इंटू 1 - 2 इक्वल्स टू -4, और यहां से आ जाएगा A इक्वल्स मेरे ख्याल में 4, मतलब ये -1 हो जाएगा, फिर माइनस दोनों साइड कट जाएगा। आया समझ, क्लियर यहां तक। ये मेरा आंसर है कि ये आंसर नहीं है, ये आंसर नहीं है, क्योंकि मेरे को पूरा जीपी फाइंड करना। आया समझ, लेकिन मेरा आंसर आएगा यहीं से। इस केस में R2 हुआ और A कितना हुआ, -4/3, और इस केस में R -2 हुआ और A कितना हुआ, 4। अब मेरे को ना 2 जीपी बनाना पड़ेगा। पहले केस में A इक्वल्स टू -4/3 और R इक्वल्स टू कितना, 2। ठीक है, और दूसरे केस में A इक्वल्स टू कितना, 4 और R इक्वल्स टू कितना, -2। आओ जीपी बनाते हैं। इसमें क्या हो जाएगा, -4/3, नेक्स्ट वाले के लिए 2 मल्टीप्लाई करना है तो -8/3, नेक्स्ट वाले के लिए फिर 2 मल्टीप्लाई करना है -16/3 ... और इसमें क्या हो जाएगा बताओ, 4, फिर -2 से मल्टीप्लाई करोगे तो -8, फिर -2 से मल्टीप्लाई करोगे तो इस बार +16, फिर -2 से मल्टीप्लाई करोगे तो -32 ... आया समझ, क्लियर है पूरा। ठीक है, आज यहाँ पे रुक जाएंगे, आगे फिर अगले क्लास में।